बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सदर ट्रंप और अमेरिका दुनिया को मुसलसल सरप्राइज दे रहे हैं। ईरान अमन मुआहदे की आड़ में मुस्लिम ममालिक से इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत के मुतालबे के बाद जनूबी ईरान में अमरीकी फोर्सेस की कार्रवाई से जंगबंदी और हतमी मुआहदे पर खदशात के बादल मंडलाने लगे हैं। अमरीका की जानिब से ईरान में ताज़ा कार्रवाई उस वक्त की गई जब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, वजीर खारजा अब्बास इराकी, ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह कतर में मुआहदे की बाज़ शिकों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ थे। बाज़ हल्के ताज़ा अमरीकी हमलों को मुज़ाकराती अमल की पीठ में छुरा घोंपने से भी ताबीर कर रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान खासा मानीखेज है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल का वजूद खात्मे के करीब है और वो अगले 25 बरस नहीं देख सकेगा। अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को ताकत और इस्तकामत अता की, जबकि मुस्तकबिल उम्मत मुसलमा और नई इस्लामी तहजीब का है। सदर ट्रंप को बिलवास्ता जवाब देते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि वक्त पीछे नहीं लौटेगा और खित्ते की अकवाम और सरजमीन अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अब इस खित्ते में अमरीका को अपनी शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह मुयस्सर नहीं होगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल ने कहा कि अमरीका को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया जाएगा। इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीका ने अपने बयान के आखिर में उन्होंने लिखा कि $200 के तेल को हेलो कह दें। लेकिन अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मौजूदा सूरत हाल में भी ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। जयपुर इंडिया में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि उनके ख्याल में ज़्यादा वक्त दस्तावेजात के मतन में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और इस्लाहात की दुरुस्तगी पर सर्फ होता है, इसलिए इसमें चंद दिन लगेंगे। दूसरी जानब सदर ट्रंप ने ईरान की अफजुदा यूरेनियम के हवाले से नई तजवीज़ पेश की है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा कि ईरान में मौजूद अफजुदा यूरेनियम या तो फौरी तौर पर अमरीका के हवाले किया जाएगा ताकि उसे वहां ले जाकर तबाह किया जा सके, या ईरान के साथ मिलकर वहीं किसी और काबिल कबूल मकाम पर तबाह किया जाएगा। तजियाकार इस पोस्ट को जनूबी ईरान पर ताज़ा हमलों के तनाजुर में देख रहे हैं। बमबारी करते जंगी जहाज़ों का वाज़ेह मतलब है कि ट्रंप की तरजीह मुज़ाकरात और अमन नहीं, तबाही और बर्बादी है। सफारती हल्के ईरान अमेरिका की जानिब से कभी कोई इशारा दिया गया कि वो ईरान के साथ अमन मुआहदे और इब्राहिम अकॉर्ड से मशरूत करने का इरादा रखता है। इसका मतलब है कि इब्राहिम अकॉर्ड की साजिश नेतन्याहू की जानिब से सदर ट्रंप के जहन में डाली गई है। ये बात भी अहम है कि सदर ट्रंप के इब्राहिम अकॉर्ड से मुतल्लिक बाज़ाब्ता बयान से पहले ये खबर यहूदी और इसराइली नवाज अमरीकी मीडिया और सेनेटर लिंडसे ग्राहम के जरिए सामने लाई गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस खेल के पीछे नेतन्याहू और इसराइली लॉबी का हाथ है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसराइली फोर्सेस ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हिज़्बुल्लाह को
देखिए, गुज़िश्ता साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि कजाकिस्तान ने भी बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसराइल ने इसे अरब दुनिया में अपनी सफारती कबूलियत के एक बड़े मरहले के तौर पर देखा, लेकिन फ़लस्तीनी क़यादत और कई मुस्लिम ममालिक के नज़दीक बुनियादी सवाल ये रहा है कि फ़लस्तीन के मसले का क्या होगा। पाकिस्तान का सरकारी और आइनी मौक़िफ़ मुसलसल यही रहा कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक फ़लस्तीनियों को 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत न मिल जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान की पोजीशन सिर्फ सफारती नहीं बल्कि तारीखी और आइनी भी समझी जाती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर कायम रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के इस हालिया मुतालबे को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 29 जनवरी 2026 को इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी को दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया था। इस मामले से वाकिफ एक पाकिस्तानी सरकारी ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सदर ट्रंप का यह बयान दरअसल ईरान में जंगबंदी के लिए जारी सफारतकारी को इब्राहिम मुआहदे के फैलाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश है। पाकिस्तानी जरिए ने वाज़ेह मौके अपनाते हुए कहा कि ईरान का मामला और इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली दो अलग अलग बातें हैं। ये दोनों मामलात आपस में जुड़े हुए नहीं और न ही उन्हें ज़बरदस्ती एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पर इस किस्म के किसी भी मुतालबे को मानने के लिए ना तो कोई दबाव है और ना ही पाकिस्तान ऐसा करने के लिए मजबूर होगा। हाँ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप के मुतालबे पर दो टोक अल्फाज में कहा कि हमारे इस मामले पर बिल्कुल साफ मौक़िफ़ है, ये चीज़ हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। इसराइल को तस्लीम साहब, अमन मुआहदा का शोर है, अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला हो गया और ईरान ने कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब भी दिया जाएगा। खबरदार भी किया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये खित्ते की सरहदों से बाहर तक जाएगी। क्या आपको दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग की जानिब कोई इशारा नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात से हल निकलेगा? ये किया क्या है अमेरिका ने? बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत मल्टी डायमेंशनल किस्म का प्रेशर है और प्रेशर यही है कि जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कहा जा रहा है, जो एग्रीमेंट की तरफ जा रहे थे, जिसको पहले कहा गया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, फिर इंटेंट कहा गया, तो मुआहदे का नाम नहीं दिया जा रहा था। और वो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जो परसेप्शन मीडिया ने अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ बनाया हुआ है, मैं वाशिंगटन में और ह्यूस्टन दूसरे शहरों में एक दो दोस्त हैं, मैं उनसे बातें कर रहा था कि वहाँ परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, खासतौर पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये मुआहदा करने जा रहे हैं और इन्होंने सब कुछ दे दिया है ईरान को और अपना टेक होम कुछ नहीं लिया है। तो ये जो परसेप्शन है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को दो तरह से नुकसान पहुंचाता है, पॉसिबली जो परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। एक अमेरिका में अंदर जाहिर है एक बहुत बड़ी लॉबी उनके मुखालिफ है जो समझती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कमजोरी दिखा रहे हैं, और खासतौर पर नेतन्याहू का आपने सुना भी होगा और मीडिया में भी चला था कि वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह का एग्रीमेंट किया है तो ये इससे बेहतर है कि वो एग्रीमेंट ना करें। जाहिर है शो स्पॉइलर बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो अब दो फ्रंट पे आपने देखा, ये जो छोटे छोटे हमले शुरू हो गए, वॉलेशन शुरू हो गई, ईरान समझता है कि ये सीज फायर की वॉलेशन की जा रही है, ये एक एलिमेंट तो पोस्चरिंग का है। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिंक किया एक और बात से, कल आपने देखा होगा कि इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर सारे ममालिक आ जाए, यानी कि अगर ईरान के साथ होता है तो ये शायद ये पैकेज तब कंप्लीट होगा कि इब्राहिम अकॉर्ड के साथ इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये एक इटसेल्फ भी शो स्पॉइलर है, ये जो बयान कह लें या उनकी ख्वाहिश कह लें, या अभी उन्होंने तो ऑलमोस्ट ये बड़ी फर्म किस्म की एक रिक्वेस्ट की है, जो जिसको जो भी नाम दे ले, तो ये एक इटसेल्फ भी बड़ा, मैं नहीं देख रहा खुशाइंद है, क्योंकि अभी मेन एग्रीमेंट हुआ नहीं है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंडीशन अटैच कर दी है। तो आई थिंक उस लॉबी को, उस सेगमेंट को खुश करने की कोशिश है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो ये प्रेसिडेंट समझते हैं कि मेरा इलेक्टोरल वोट भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और दूसरा जो ज़ायनिस्ट लॉबी और मीडिया बहुत सारा उनके कंट्रोल में है, वो ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये बात कर रहा हूँ,
ना कि ठीक है। कमजोरी की तरफ से। अच्छा खालिद चीज़ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप का जो मिड टर्म इंतखाब है नवंबर में, वो बुरे तरीके से ख़तरे में है। अब पिक्चर कौन सी ड्रॉ हो रही है? वीकेंड पर रिपोर्ट्स थी कि मामला तय पा चुके हैं, हतमी ऐलान होना बाकी है, 60 रोज़ा जंगबंदी है जिसमें नेवल ब्लॉकेट को हटना था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलना था। अब अमेरिका ईरान पर हमला करके इस मुमकिन माहदे से पीछे हट रहा है क्या? आपने जैसे कहा कि शो स्पॉलर इसराइल है, तो इसराइल की साजिश, यानी इसराइल मुकम्मल तौर पर ट्रंप को ट्रैप करने में कामयाब हो रहा है? जी देखिए, अमेरिका का सदर हो जिसको 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करती रही हैं और करती भी हैं, उन्होंने पहले, हम हर दफा तो लेट गो नहीं कर सकते ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले मिसलीड किया एक नेतन्याहू ने। अपनी एजेंसियां, अपना इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग होने के बावजूद अमेरिका जैसा सदर जो सुपर पावर है, किसी अफ्रीका के मुल्क के सदर नहीं है वो, तो उनको हम ये नहीं लेट गो कर सकते कि किसी ने ट्रैप कर लिया उनको। और अगर ट्रैप ठीक कर है। लिया तो फिर तो दुनिया का अल्लाह ही हाफिज, अगर दुनिया का सबसे मजबूत आदमी भी ट्रैप हो सकता है बातों में। तो पहले तो ये कहा गया कि जंग शुरू करने में नेतन्याहू ने उनको पुश किया। वो ब्लेम अपनी जगह है, लेकिन एक अमेरिकन सदर को एक खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और अभी भी जाहिर है उनकी प्रायोरिटी सीज फायर की तरफ गई है आउट ऑफ कंपल्शन। लेकिन जाहिर है नेतन्याहू और खासतौर पर इजराइल चाहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वक्त, क्योंकि कॉर्नर हुए हुए हैं, और आपको पता है और आप याद भी करते चले हम, कि नेतन्याहू बहुत बड़ा फैक्टर था हमला करवाने में, कि वो समझते थे कि वेनेजुएला जिस तरह हमला करके आपने इतना कुछ वाह हुई है, 6 घंटे का ऑपरेशन था, फ्लॉलेस किस्म का मिलिट्री ने एग्जीक्यूट किया है, और इसी तरह का हमला एक ईरान पर करेंगे, 1-2 दिन में रजीम चेंज हो जाएगी, तो वो बैकफायर हुआ। और जाहिर है वो बैकफायर इसलिए हुआ था कि आपको इस तरह की जो फतह मिलती है, जो वेनेजुएला में मिली, वो बड़ी एडिक्टिव होती है। एडिक्टिव के अंदर एक खतरा अटैच होता है कि अगर इतनी इकोनॉमिकल आप विक्ट्री हासिल कर लें, ठीक। तो फिर आप समझते हैं कि जरा सा प्लस करने से मैं ये भी हासिल कर सकता हूँ, वो भी हासिल कर सकता हूँ। तो ठीक। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप कॉर्नर है, डेविल इन द डीप सी वाला चक्कर हुआ हुआ है। एक तरफ दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इकोनॉमिक हॉस्टेज बनी हुई है, ऑयल प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, कमोडिटीज हैं, यूरिया है, केमिकल्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में ट्रेड इफेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग उनके लिए हुआ हुआ है। तो आई थिंक ठीक है। उनके लिए चॉइस करना इसको मुश्किल हो रहा है। किसी वक्त वो खुश करते हैं अपनी इलेक्टोरल वोटिंग को और लोगों को, जिनको ये ख्याल या परसेप्शन बिल्ड हो गई है कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। कभी वो रियलिज्म की तरफ आ जाते हैं जब वो समझते हैं कि जंग दोबारा शुरू करना इकोनॉमिकल भी नहीं है और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी हासिल नहीं हो सकेंगे, तो फिर वो ठीक है। ज्यादा सख्ती दिखाना शुरू कर देते अच्छा हैं। मुझे तो एक वो और चीज़, थोड़ा सा इशारा, दोनों मुझे थोड़ा सा, मुझे आपकी मौजूदगी में एक दो चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। आपने कहा कि 20 एजेंसी ट्रंप साहब को बाकायदा एडवाइस करती हैं, मगर कोई एजेंसी उसमें से ऐसी नहीं है कि ट्रंप साहब के बयानात का वो बताएं इम्पैक्ट क्या आता है? 39 दिन की जंग हो, 8 अप्रैल से ऑनवर्ड सीज़ फायर हो, किसी जगह पे भी इब्राहिमी मुआहदे का जिक्र नहीं था। लेकिन अचानक से उन्होंने इसको जोड़ा। सबसे पहले इसराइली मीडिया ने रेस किया, फिर लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर हैं, वो भी इसराइल से रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा उनके इसराइली लॉबी के करीब हैं। इस जोड़ने का क्या मकसद है? क्योंकि एक्सेप्टेंस रिलेट करती है ना किसी भी मुआहदे के लिए। ट्रंप का ये मंसूबा कामयाब होता हुआ नज़र आता है कि इब्राहिम अकॉर्ड में कोई लोग डर के मारे, या मुसलसल एक नेगोशिएशन वाले मामले के अंदर हैं, राब्ते में हैं, इधर सऊदी अरब हो, इधर पाकिस्तान हो, इधर कतर हो, तो ये एक बहस शोशा है कि इस सारे हल्ले के अंदर कोई एक आधा मुल्क ऐसा होगा जो इसराइल को तस्लीम कर लेगा, इब्राहिम अकॉर्ड में आ जाएगा। जी देखिए, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप की टाइमिंग इधर भी गलत है। जब आपको याद होगा पीस बोर्ड बना था, जब बहुत सारे ममालिक वहां पेश हुए, शर्म अल शरीफ में हुए थे, इजिप्ट में इकट्ठे हुए थे, उस वक्त ये अगर प्रेशर डालते हैं, उस वक्त बहुत बड़ी मिथ थी अमेरिका की, स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्क था, प्रेसिडेंट ट्रंप का नोन था कि उनके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, और एक शायद ही वो टाइम ठीक था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता है उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उनके फैसले को, मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है वो इल टाइम्ड है। इल टाइम्ड इसलिए है कि अब दुनिया वो मिथ में नहीं रही, वो मिथ टूट चुकी है। कनाडा आपने देखा वो किस तरह एक किस्म का डिफाई कर रहा है। यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है? जर्मनी कहते हैं, उनके चांसलर कहते हैं कि जी ये तो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है अमेरिका को। यूरोप ने सपोर्ट नहीं किया, नेटो उस तरह नहीं मान रहा उनकी बात। तो बहुत सारे ममालिक ने ईरान के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के, जिसमें जापान शामिल है, कोरिया शामिल है। वो डायरेक्ट नेगोशिएशन करके एक रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं ट्रांजिट के लिए। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप उतने मजबूत नहीं रहे, तो आई थिंक टाइमिंग भी आउट है, क्योंकि अब डिफाई करना प्रेसिडेंट ट्रंप को उतना प्राइसिंग के लिए प्राइसिंग नहीं रहा और उतना महंगा नहीं रहा।
तो मेरा ख्याल है ठीक। टाइमिंग आउट है। अब शायद दुनिया उस तरह उनकी बात नहीं सुनेगी। जिस तरह खबरें आई हैं कि जब उन्होंने लीडर से ये कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान ख्वाहिश का इज़हार किया तो खामोशी हो गई। इसका मतलब यही है कि लोग अब या खामोश रहेंगे या डिफाई करेंगे। हाँ, बिल्कुल उसमें ये था कि आर यू देयर, इतनी खामोशी थी। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने फोर्सफुली कहा है, यानी इस बारी रिक्वेस्ट नहीं की ना, उन्होंने अपनी पोस्ट में भी कहा है कि इसका आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये ममालिक अमेरिका के इस प्रेशर की वजह से या दबाव में आ सकते हैं? ऐसी है पोजीशन, क्योंकि इससे पहले वो बिन सलमान से मुतलिक काफ़ी डेरोगेटरी सेंटेंस भी पास कर चुके हैं। जी, होता अगर अब मैं सिर्फ सिचुएशनल बात कर रहा हूँ, मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा। देखिए, अगर होता कि वो ममालिक जो अब्राहम अकॉर्ड में गए हैं, वो बड़े आइडियल पोजीशन में होते, बड़े प्रिविलेज्ड होते, बड़े प्रोटेक्टेड होते और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होते। उनमें मुल्क मुल्क कौन से हैं? किर्गिस्तान है, यूएई है, आपने देखा, और मोरक्को है। तो किसी मुल्क का मैं नहीं देख के ये कह सकता कि उसको साइन करने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, जो एक रोल मॉडल के तौर पे एक्ट कर रहा हो। तो जब ऐसा नहीं है, उनको भी प्रेसिडेंट ट्रंप उसी शक की नजर से देखते हैं, उन्हें पे केस टू केस आपने देखा कमेंट पास करते रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन ऐसी फेवरेबल है कि जो ममालिक ज्वाइन किया हुआ है वो कोई रोल मॉडल नहीं है। तो इसलिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ उनकी वैसे भी नहीं रही। उसको जिसको कहते हैं ना लास्ट शॉट, वो खेलना चाहते हैं कि इसके बाद ठीक है। अगर सीज फायर हो गया और मीडिया ने क्रिटिसाइज शुरू कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पोजीशन ऑफ वीकनेस से एग्रीमेंट किया है, तो शायद ये बात उनकी बात में बिल्कुल ही कोई ना माने। ठीक है, थोड़ा हाइपोथेटिकली अगर बात करें तो आपका क्या तज़िया है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका का कोई मुआहदा हो जाता है, तो क्या खित्ते में मुस्तकिल अमन आ जाएगा? क्योंकि इसराइल की सूरत में जंग का खतरा तो हमेशा से मौजूद है ना। देखिए, अंडर द सर्कमस्टांसेस सलमान भाई, ये बड़ी सिचुएशन अब चेंज हो गई है। ईरान को अपनी न्यू फाउंड लीवरेज का भी पता है, न्यू फाउंड पावर का भी पता है। जो गल्फ के ममालिक हैं, उनको अपनी वीकनेसेस या चैलेंजिंग का इस तरह पता लगा है कि जो उनके हवाई अड्डों पर हमले हुए, एयर बेसिस और नेवल बेसिस पर ईरान ने कामयाबी से हमले किए, तो वो कॉन्फिडेंस भी शैटर हो गया जो उनका अमेरिका के बारे में था कि बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव माहौल में वो रहते हैं क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो वो भी मिथ टूट गई। ईरान की स्ट्रेंथ या पावर या रिजॉल्व का इन ममालिक को अंदाजा नहीं था और जाहिर है कैपेबिलिटी का भी नहीं था। तो आई थिंक एक तरफ ईरान बहुत स्ट्रांग हुआ है इस खित्ते में, दूसरी तरफ अमेरिका कमजोर हुआ है इस खित्ते में। तो आई थिंक सो इन ममालिक में एक न्यू फाउंड रियलिज्म तो जरूर आया होगा और आना भी चाहिए। ये अलग बात है कि किससे कौन से अलायंस बनते हैं, कौन सा फोरम होगा, कोई नेटो टाइप जैसे हम बातें करते हैं मुसलमान मुल्कों का भी होना चाहिए। वो डिपेंडेंट होगा कि कितनी ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इन ममालिक के हैं, यानी कितनी बॉन्डिंग है, क्या उनके स्टेक्स हैं, अमेरिका किस तरह आर्म ट्विस्टिंग किसी मुल्क की कर सकता है कि नहीं कर सकता, उस पर डिपेंडेंट होगा फ्यूचर आने वाले वक्तों में। बहुत शुक्रिया, रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि क्या वाकई अमेरिका अमन मुआहदे के शोर में एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है, क्योंकि सर ट्रंप ने जिस तरीके से नई डिमांड सामने रख दी हैं, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ हैं। गुफ्तगू में शामिल करते हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब को। फैसल शाह साहब, वीकेंड पर यह बात हो रही थी कि ईरान और अमेरिका हतमी मुआहदे के करीब हैं, लेकिन फिर कल सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का मुतालबा किया है और आज जनूबी ईरान पर अमेरिका की जानिब से कार्रवाई भी की गई। ईरान ने कहा हम भरपूर जवाब देंगे। तो आपको ये हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली चीज़ तो ये कि ये हतमी मुआहदे में पहुंच गए थे। मेरा ख्याल है कि ये कहना कम अज़ वक्त होगा कि एक कोई बहुत जामे किस्म का मुआहदा अभी तय पा जाएगा दोनों के बीच। मेरा ख्याल है कि फ्रेमवर्क ज़रूर एग्री हो जाएगा दोनों के साथ, जिसके तहत अगली बातचीत होगी और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये खोल दी जाएगी, लेकिन साइमल्टेनियसली बातचीत शुरू होगी और हर मुद्दे पे मैं समझता हूँ कि बारी-बारी बातचीत होगी और उस पे फिर दोनों का कंसेंट होगा। तो वो जो हतमी मुआहिदा है उसमें मुझे लगता है अभी टाइम है। लेकिन हाँ, एक फ्रेमवर्क जिसके तहत ये जो टेम्परेरी सीज़ फायर है इसको परमानेंट सीज़ फायर या देर-पा सीज़ फायर में बदलना और फिर बातचीत करना, ये उसमें शामिल होगा। जहाँ तक आपने कहा कि ट्रंप साहब ने अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि इसको कोई बहुत ज़्यादा हमें वैल्यू नहीं देनी चाहिए। आपको पता है कि ट्रंप साहब तो सुबह-शाम चुटकुले छोड़ते रहते हैं, फिर यू टर्न भी ले लेते हैं उन पे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ हमारा बिल्कुल प्रिंसिपल स्टांस है फ़लस्तीन के मामले पे। हम बिल्कुल उसको चेंज नहीं कर सकते, ना हमारी कोई मजबूरी है, ना हमारी कोई ऑब्लिगेशन है, ना हमारी ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका के साथ।
हम तो बल्कि अमेरिका के ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो इस जंग से निकलना चाहता है और हम इस मुआहदे में उसकी मदद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम खुदा न खास्ता फ़लस्तीन पे कोई स्टांस चेंज करते हैं, तो हमारा अपना जो कश्मीर का केस है, वो बड़ा इफ़ेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के जुनूब में कुछ कश्तियों पे और मिसाइल साइट्स पे। देखिए, एक बात समझने की है कि अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे इस रीजन में आया, एक ज़ोन के साथ आया है, लेकिन उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया है। ना उसको वो मिलिट्री विक्ट्री मिली मिली है जिसके तहत वो आया था, जिसके लिए वो आया था। तो अब एक फ्रस्ट्रेशन तो है, उसने दुनिया को ये तो बताना है कि जी मैं सुपर पावर हूँ। फैसल शाह साहब, एक तरफ अमरीकी वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं 2-3 दिन लग भी सकते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौज ईरान पर यूँ हमला करे, ईरान से मुतालिक तो पहले भी कहा जाता था कि उनकी पॉलिसी में इबहम है। क्या अमरीकी पॉलिसी में भी कन्फ्यूजन है ना? अमेरिका को इस वक़्त सुस्ती का सामना है, खिफ़्फ़त का सामना है, हज़ीमत का सामना है। जो वो ऑब्जेक्टिव और मिशन और एम लेकर आए थे, वो तो पूरा नहीं हो सका। जंग करके देख ली, धमकी दे के देख ली, लोगों को, पूरी दुनिया को ललकार के देख लिया, पुकार के देख लिया कि मेरी मदद के लिए आओ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो नहीं खुलवा सके हैं। ईरान की जो विल टू फाइट थी, उसको नहीं वो ख़त्म कर सके हैं। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को नहीं ख़त्म कर सके हैं। लीडरशिप चली गई, लेकिन लीडरशिप एक नई लीडरशिप आ गई और उसी फ़लसफ़े के तहत आई है। तो अगर आप ये कहते हैं कि रिजीम चेंज मैंने कर दिया, तो वो तो नहीं हुआ है। जो फ़लसफ़ा था, जो आइडियोलॉजी थी, वो तो अभी भी है। तो आपने तो बेसिकली जो ईरान की आइडियोलॉजी थी, ईरान का फ़लसफ़ा था, उसको एंडोर्स कर दिया है उन लोगों से बातचीत करके और उनसे एग्रीमेंट की ख्वाहिश करके। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन उनके पास है और उनको हॉन्ट कर रही हैं अमेरिकन्स को। और उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के पास जाना है, दुनिया को भी ये दिखाना है कि हम सुपर पावर हैं। सुपर पावर के तहत, स्टेटस के तहत हम आए थे और हम सुपर पावर के स्टेटस के तहत यहाँ से जाएँगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको इस किस्म की कार्रवाइयाँ गाहे-बगाहे करनी पड़ती हैं। हालाँकि ऐसा कोई खतरा नहीं था जो वो कह रहे हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस में ये काम किए। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ऐसी कोई ज़रूरत थी उनको कि ईरान उन पे हमला करने लगा था या ईरान की तरफ से कोई जारियत होने लगी थी, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये फैक्ट ये है कि उनको बेसिकली अपनी इज़्ज़त बचानी है। और सर, ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब का ये पैगाम कि इसराइल का वजूद खात्मे के करीब है, वो अगले 25 बरस नहीं देख सकेगा। सदर ट्रंप के कल के बयान जिसमें उन्होंने ईरान के वही इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसके बाद ये मुश्तबा खामनाई साहब का ये बयान, ये कितना मानी खेज है? देखिए, सदर ट्रंप ने तो एक ख्वाहिश का इज़हार किया है, एक फ्यूचर की बात की है कि ऐसा हो सकता है कि वो वक़्त आ जाए कि ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। लेकिन हकीकत यही है कि ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इनकी तो ऐसी पोज़ीशन ही नहीं है कि ये इज़राइल को एक्सेप्ट कर सकें और जब तक कि 1967 से पहले के बॉर्डर्स पे एग्रीमेंट ना हो और 2 रियासती हल जो है उस पे एग्रीमेंट ना हो, तब तक तो ये मुमकिन ही नहीं। ये तो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है और अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें बहुत खिफ़्फ़त और अज़ीमत उठानी पड़ेगी तीनों मुल्कों। और अगर ट्रंप साहब ऐसी कोई ख्वाहिश का इज़हार कर भी रहे हैं, तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि ये उनकी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है, उन्होंने चुटकुला एक छोड़ा है और वो देखना चाहते हैं कि इस पे रिएक्शन क्या आता है और फिर उस रिएक्शन के हिसाब से इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ये बिल्कुल सही है कि ट्रंप साहब ज़रूर अपना ज़ोर लगाएँगे, असर-रसूख इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड भी इन्हीं का बच्चा है। तो वो इसको ज़रूर इसकी मेंटोरिंग, इसको पैट्रोनाइज़ करेंगे और इसको आगे लेके चलना चाहेंगे। बहुत सारे ममालिक को इसमें शामिल करना चाहेंगे, जितने भी हो सकते हैं। लेकिन कम से कम इन 3 ममालिक की बारी सबसे आखिर में आएगी और वो मेरे ख्याल है तभी आएगी जबकि इनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट, इस ब्रेक के बाद ईरान अमेरिका कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के सालसी के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी है। वाशिंगटन पोस्ट और CBS न्यूज़ के बाद अब तुर्क नशरियाती इदारे TRT ने भी अपनी रिपोर्ट में तस्लीम किया कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी का रास्ता अपनाया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी तशहीर की बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। TRT की रिपोर्ट में कहा गया कि जोग्राफिया
अस्करी और इंटेलिजेंस साख अमेरिका और ईरान से रवाबित ने पाकिस्तान को मुनफरद सफारती हैसियत दी है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित और सफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान अमेरिका, चीन, खलीजी रियासतों, ईरान और तुर्किया के साथ फ़ाल रवाबित बरकरार रखे हुए है। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मजबूत किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। TRT कहता है कि मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान एक काबिल कबूल सालिस के तौर पर उभरा है। ताहम पाकिस्तान को अपना असर और रसूख बरकरार रखने के लिए मुआशी मसाइल पर काबू पाना होगा। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी और ईरानी हुक्काम के अलावा सऊदी अरब, तुर्की और कतर भी ईरान अमरीका कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मौसर सालसी के किरदार की तारीफ कर चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान खित्ते में एक उभरती हुई सफारती और मुआशी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। इसी तनाजुर में आलमी सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक और मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान के इंतहाई फ़ाल, मुदब्बराना और दूर अंदेश सफारती किरदार ने आलमी सतह पर धाक बिठा दी है। आलमी तवानाई बहरान के बावजूद पाकिस्तान गैर मामूली मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की तवज्जो का मुस्तकिल मरकज़ बन चुका है। आलमी मालियाती इदाद-ओ-शुमार के लिए मुस्तनद तरीन इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुश्किल इलाकाई और मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम बरकरार है। रुपया 280 रुपये फ़ी डॉलर पर मुस्तहकम, जबकि SC 100 इंडेक्स में साल भर सिर्फ 1.3% मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी मजबूती की बड़ी वजूहात में IMF से ताउन, खलीजी सफारतकारी और सऊदी अरब व चीन की माली इमदाद शामिल है। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के ज़खायर और 5 अरब डॉलर की कर्ज सहूलत में तोसी की, जबकि चीन ने पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के लिए 257 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी की। ब्लूमबर्ग ने कहा कि आलमी मुआशी ताकतें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत की मौत तरफ नजर आ रही हैं। महफूज जोग्राफियाई मकाम के बायस गवादर बंदरगाह खित्ते में मुस्तकबिल का सबसे बड़ा और अहम स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स हब बनने की सलाहियत रखती है। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जोग्राफियाई और अस्करी अहमियत, गवादर बंदरगाह की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मुस्लिम दुनिया में बढ़ता सफारती किरदार आलमी सरमायाकारों के लिए नई कशिश बन रहा है। माहिरीन कहते हैं कि अगर IMF प्रोग्राम दोस्त ममालिक की माली मामलत और बरामदात पर मबनी इस्लाहात का तसलसल बरकरार रहा तो पाकिस्तान आइंदा चंद बरसों में खित्ते की उभरती हुई मुआशी और तिजारती मईशत बन सकता है। अमेरिका की पॉलिसी अपनी जगह पर कन्फ्यूज, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ईरान अमेरिका कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के सालसी के किरदार की आलमी सतह पर तारीफ भी हो रही है। इस पर बात कर लेते हैं सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आज TRT ने भी इस हवाले से रिपोर्ट सामने लेके आया। वो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान को दोनों फ्रीकैन का एतमाद हासिल हुआ? सबसे पहले ये बता दें, फिर मैं दीगर गुफ्तगू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तारीफ वो अच्छी होती है जो कोई और करे। अपने घर में तो ज़ाहिर है हम करते ही हैं, और क्यों ना करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाक भारत जंग के अंदर जो इतनी इज्जत मिली, उसका सेहरा यकीनन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है, अफवाज पाकिस्तान को जाता है। और मैं ये समझता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने, मेरे ख्याल में 8,000 के करीब वो सोशल मीडिया वॉरियर्स जिनके अकाउंट इंडिया के कहने पे बंद हो गए, और हमारे पाकिस्तान की मीडिया को, पब्लिक न्यूज़ को यकीनन इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने वाज़े तौर पर एक हिकमत अमली इख्तियार की और बड़ी मस्बत और सच्चाई के ऊपर, हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग की। अब ये वो तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक किरदार रखती हैं, और यही चीज़ दुनिया को नज़र आना शुरू हुई। दुनिया ने जब भारत का गोदी मीडिया देखा, उनके झूठ देखे, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का सच्चाई देखी, और फिर जो फील्ड मार्शल साहब या हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी थी, वो इसलिए भी मुनफरिद थी क्योंकि वो तो ये दुनिया समझती रही कि फील्ड मार्शल सिर्फ एक फौज के ऐसे जर्नैल हैं जो जंग जीत के दे देते हैं मुल्क को। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो एक ऐसे जर्नैल भी हैं जो अमन के लिए कोशिशों के साथ जंग बंदी भी करवा देते हैं, जो पूरी दुनिया ना करवा पाई। जो 193 मुल्क यूनाइटेड नेशन के जो किरदार था वो ना अदा कर पाई, तो पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया। इसके पीछे एक मेरे ख्याल में मुस्तकिल मिजाजी, नेक नियति, पाकिस्तान के ज़ाती और अपने ज़ाती मफादात से बालातर होके उम्मत इस्लामिया के लिए, इंसानियत के लिए, दुनिया के अमन के लिए सोचना, ये वो चीज़ें थीं जो मेरे ख्याल में दुनिया के मीडिया को आज नज़र आ रही है। TRT वर्ल्ड जो है वो सिर्फ तुर्किया का एक चैनल ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में मुतअद्दिद ज़बानों में उसकी नशरियात होती हैं। साथ ही साथ ये कोई पहला चैनल नहीं है, इससे पहले मगरबी चैनल जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब को एप्रिशिएट करते रहे
पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जो है सपोर्ट किया। और पाकिस्तान ने सिर्फ ये काम अकेला जो ठीक है लीड किया, लेकिन इसके अंदर मुशावरत का अमल बढ़ाए रखा और उसके अंदर उसने तुर्किया के साथ, सऊदी अरब के साथ, मिस्र के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ जो है वो रवाबित रखे। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान ने एक ऐसे न्यूट्रल किरदार अदा किया जो सिर्फ न्यूट्रल नहीं था कि जनाब गैर जानिबदाराना, बल्कि उसके अंदर अपने आप को असर्ट भी किया। अमेरिका को भी बताया कि आप यहाँ जो है वो गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किए हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान को भी बताया कि आप ये मफादात के अंदर जो इलाकाई मफादात है उसके हवाले से ये कोई बात आपकी जो है ज़्यादा पजीराई नहीं लेगी। ये वो चीज़ें थी जिसने अमेरिका को भी सोचने पे मजबूर किया और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहते थकते नहीं हैं। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, इसमें कोई शक नहीं, फील्ड मार्शल साहब की जो सफारतकारी थी उससे मुतालिक जो ISPR है वो भी बड़ा लगा बंदा रहा है इस सारी सूरत हाल में। TRT अपनी रिपोर्ट में कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी तशहीर की बजाय खामोश रवाबत और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें तशहीर नहीं चाहिए थी ना, हमने तो कोई अपने ज़ाती मफादात तो थे नहीं। हमारा काम ये था, पाकिस्तान का जो फैसला था और जो मिलिट्री हायरार्की थी, उनका ये फैसला था कि हमने नताइज के ऊपर तवज्जो देनी है, तशहीर पे तवज्जो नहीं देनी। यानी कि ये नहीं है कि ढंढोरा पीटते रहें और नतीजा कुछ भी बरामद ना हो। पाकिस्तान ने यही काम किया। आप देखिए कि अमेरिका के सदर कितने ताकतवर हैं, अमेरिका कितना ताकतवर है, यूरोप मिलकर कितना मजबूत है, तवाना है और इसी तरह से अरब दुनिया के पास बेतहाशा वसाइल हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? पाकिस्तान वो मुल्क निकला जिसने जाके सिंगल हैंडेडली तन-तनहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पे गए और अल्हम्दुलिल्लाह आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दी। अब ये बज़ाते खुद इतनी बड़ी कामयाबी है। आप मुझे बताएं कि जो दुनिया के ममालिक ना करा पाए, वो एक फील्ड मार्शल साहब ने अपनी जो एक नेक नियति, खलूस से दिल के साथ और साथ ही साथ जो है एक हिकमत अमली और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करते हुए दुनिया को ये बावर करा दिया कि पाकिस्तान वो किरदार अदा कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान कर सकता है। ये है वो चीज़ जिसने मेरे ख्याल में दुनिया को सोचने पे मजबूर किया और फिर आज अगर उनकी तारीफ होती है, तो क्या सिर्फ ये फील्ड मार्शल साहब की तारीफ है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की तारीफ है, पाकिस्तान के इदारों की तारीफ है, पाकिस्तान के हर इंडिविजुअल की तारीफ है। क्योंकि आज अगर पाकिस्तान का नाम आ रहा है और हिंदुस्तान का नाम जो है वो कहीं ज़ेरे ज़मीन जा चुका है, तो इसके अंदर हम सब के लिए ये वैसे इज़्ज़त और इफ्तिखार है। और सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदे की बातें हो रही हैं, चाहे ये कि अभी बहुत से खदशात बाकी हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ये मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाता है तो इसके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी कोई, मैंने जैसे कहा कि अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए तो काम नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि ईरान जहाँ हमारा पड़ोसी है, वहीं हमारे साथ जो खलीजी ममालिक हैं, उनके साथ हमारा भाईचारा है। सऊदी अरब हमारा जो है वो एक अब तो दिफाई पार्टनर भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम आ चुके हैं और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत किरदार अदा किया। देखें, आप इसहाक डार साहब को भी याद रखें, जिनको बावजूद क्वाड कॉन्फ्रेंस के जब उनको चोट लग गई थी, तो उसके बावजूद वो चाइना गए। इसका मतलब है पाकिस्तान मशावरत पर यकीन रखता है, सिर्फ मैं पे यकीन नहीं रखता। इसलिए जो पाकिस्तान के जो एक रोल है, वो पाकिस्तान का पूरी खलीज के अंदर अब बरतर निगाहों से देखा जा रहा है। पाकिस्तान आलम इस्लाम का वो वाहिद मुल्क है जो इस टाइम पे जिसका एक दिफाई अड्डा दूसरे मुल्क यानी कि सऊदी अरब में मौजूद है। और आपको ये खुशी होगी जान के कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जब ये जंग अपने अख्ताम को पहुंचेगी और इसका कोई मंतकी नतीजा सामने आएगा, तो आप देखेंगे कि 6 ममालिक, जिनमें से एक अरब नॉन अरब मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करेंगे। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसको एक बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ अमेरिका जो है वो भी पाकिस्तान के मुतल्लिक एक रवैया तब्दील करेगा और यूरोप के अंदर भी एक तब्दीली पाकिस्तान के लिए वादे नजर आ रही है, जिससे जो आम आदमी है उसकी जिंदगी के ऊपर, उसके वीजा के हसूल के लिए, उसकी मईशत के लिए, नौकरी के लिए जो है वो मामलात बेहतर होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे आप और मैं हम सब मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।